हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पीजीबीपी की सेकंड क्लास है आज और सेकंड रिविजनरी क्लास है। और आज का मैं कोशिश करूंगा कि मेरा टारगेट है कि डेप्रिसिएशन आपको ख़त्म करा दूं। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक आध सिलेक्टेड क्वेश्चन कोई बताना होगा तो बता दूंगा। और सेक्शन 35 रिसर्च, ये मैं आज आपके साथ कोशिश करूंगा कि ख़त्म कर दूं। आइए चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो मैं शुरू करूं तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने अकाउंट में भी पढ़ा है, टैक्स में भी अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स वाले कहते हैं कि हमारे पास मेजरली दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के। एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडीवी। ठीक है जी। और वहाँ पे फिर वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कैसे? असेट वाइज डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर असेट वाइज डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब बेटे हर असेट के लिए अलग डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है। सर कैसी बात कर रहे हो बेटे? ऐसे ही तो होता था, मशीनरी अकाउंट बनाते थे, वहां पे M1 M2 वगैरह करते थे। और साथ ही साथ समझना, वहां पे डेज वाइज डेप्रिसिएशन लगाते थे। सर मतलब क्या आपका? पहली बात असेट वाइज डेप्रिसिएशन लगता है अकाउंट में, और दूसरी बात डेज वाइज लगता है। मतलब क्या? अगर मैंने 13 13 मार्च को भी अगर कोई मशीनरी खरीद ली ना, तो उसके ऊपर भी 18 दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये होता है असेट वाइज डेप्रिसिएशन एंड डेज वाइज डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन हमारे टैक्सेशन में क्या है सर? बेटे टैक्सेशन में भी हमारे पास दो ही मेथड हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, एक डब्ल्यूडीवी मेथड और एक एसएलएम मेथड। दो ही मेथड हैं डेप्रिसिएशन लगाने के यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने से पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हमारे टैक्सेशन में जो हमारे पास असेट्स हैं उनकी जो कैटेगराइजेशन की हुई है वो दो कैटेगरी कर रखी है। एक है टेंजिबल असेट्स, एक है टेंजिबल असेट्स और एक है इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट, तो टेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं बेटे? टेंजिबल असेट्स की यहाँ पे इन्होंने फर्दर कैटेगराइजेशन की, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्चर। बस यही तीन टेंजिबल असेट में काउंट होंगे। मतलब क्या सर? कोई असेट जो बिल्डिंग भी ना हो, फर्नीचर भी ना हो, बेटे वो कहीं ना कहीं प्लांट में फॉल करेगा। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी, बस यही तीन कैटेगराइजेशन है टेंजिबल असेट्स की। और इनटेंजिबल असेट्स में सारे असेट चले जाते हैं जो इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं बताई हुई, यहाँ पे कुछ मतलब पॉइंट्स बता रखे हैं ये इंटेंजिबल एसेट, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारी चीजें। लेकिन अब यहाँ पे एक जो चीज नई आई है, उन्होंने कहा है कि गुडविल, गुडविल हमारा असेट इस पर्पस के लिए नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है? इंटेंजिबल असेट नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के पर्पस से गुडविल को अब हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। मैं आपको नोट्स में एक बार दिखा भी देता हूँ। नोट्स कहाँ गए जी? ये रहा। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, किस किस के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट बीइंग टेंजिबल असेट, और ये सारे के सारे इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट नॉट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो इनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब दूसरी बात, अब हमारी बात आती है कि यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड है और एसएलएम मेथड है। तो अकाउंट्स में चाहे कोई इंडिविजुअल काम कर रहा हो, चाहे एचयूएफ काम कर रही हो, चाहे कंपनी काम कर रही हो, कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन किसे लगाना होता है? किसी को ऐसा पर्टिकुलर है क्या कि एसएलएम ही लगाना होगा या डब्ल्यूडीवी लगाना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, आप एसएलएम लगाओ या डब्ल्यूडीवी लगाओ। लेकिन हाँ, अगर आप कंपनी हो, अगर आप कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट के पीछे शेड्यूल दे रखा है कि अगर आप एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये मिनिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, और डब्ल्यूडीवी से लगाओगे तो ये मिनिमम होगा। कंपनीज के लिए दे रखा, बाकी किसी के लिए कोई स्पेसिफिक है नहीं। ठीक है, इनकम टैक्स में क्या है बेटे? इनकम टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स में ये वाला मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, ऑल असेसीज, कोई भी असेसी, कोई भी असेसी एंड फॉर एनी बिजनेस आप ये वाला मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, लेकिन लेकिन बहुत जरा ध्यान से सुनना, एसएलएम मेथड केवल पावर जनरेटिंग, पावर जनरेटिंग और पावर जनरेटिंग और पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट्स, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट्स ही केवल पावर एसएलएम मेथड लगा सकती हैं, और कोई एसएलएम मेथड का यूज नहीं कर सकता, और कोई एसएलएम मेथड का यूज नहीं कर सकता। अरे मेरा एसएलएम ही गायब हो गया। मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से आपको हाईलाइट करके दे दूं।
ठीक है ना। तो एसएलएम मेथड केवल और केवल पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट्स ही लगा सकती है, और कोई नहीं लगा सकता। हाँ, क्या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट्स WDV मेथड लगा सकती है? हाँ सर, लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे क्लियरली लिखा है ऑल एसएससी फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन, वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो असेट की कैटेगराइजेशन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, इंटेंजिबल एसेट में सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये चाहे एसएलएम मेथड हो चाहे WDV मेथड हो, एसेट की कैटेगराइजेशन यही है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ खास बात शुरू करते हैं अपनी, और हम बात करते हैं कि एसएलएम WDV मेथड में हमारा डेप्रिसिएशन कैसे लगता है। और अब मेरी बातें खास शुरू हो जाएंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ब्लॉक ऑफ असेट आपको बनाने होते हैं। ब्लॉक ऑफ असेट का क्या मतलब है बेटे? सेम कैटेगरी ऑफ असेट प्लस सेम परसेंटेज अगर किसी असेट पे लगता है, किसी असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, सेम कैटेगरी में आ रहा है, सेम परसेंटेज वाला है, तो ही हम उसको इकट्ठा रखेंगे, और उसको इकट्ठा रखने को हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ असेट। मतलब क्या? मेरे पास बिल्डिंग है बेटे, बिल्डिंग अभी हम बात करेंगे, बिल्डिंग के जब हम रेट देखेंगे ना, तो बिल्डिंग पे एसएलएम मेथड के हिसाब से 5% से भी डेप्रिसिएशन लग सकता है, 10% से भी लग सकता है, और 40% से भी लग सकता है। तो अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग ABCD खरीदी, ये 10 लाख की खरीदी, ये 15 लाख की खरीदी, ये 20 लाख की खरीदी, और ये 25 लाख की खरीदी। ठीक है, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगता है, इसके ऊपर 10% लगता है, इसके ऊपर 5% का लगता है, और इसके ऊपर 40% का लगता है। तो ये जो दोनों बिल्डिंग है, इनको इकट्ठा रखा जाएगा और इनके ऊपर इकट्ठा डेप्रिसिएशन लगेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट। ठीक है, तो सेम कैटेगरी माइंडेड फर्नीचर पिक्चर की अभी हम बात करेंगे, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा, तो वहां पे भी 10% लगता है। लेकिन वहां पे अगर आपने फर्नीचर पिक्चर खरीदा, सर इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो इसको भी इसके साथ मिला दो। नहीं, ये इसके साथ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सेम कैटेगरी। क्या ये बिल्डिंग की कैटेगरी में है? बिल्डिंग की कैटेगरी में नहीं है, तो वैसे ही बाहर हो गया। तो पहले बिल्डिंग ढूंढो, उसके बाद सेम परसेंटेज ढूंढो, फिर उनको इकट्ठा रखो। दैट इज अ ब्लॉक ऑफ असेट। होप सो मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं रब भी कर देता हूं, क्योंकि मेरे को पॉइंट लिखवाने, वो पॉइंट आपको नोट करने हो, जैसे करना हो वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात ब्लॉक ऑफ एसेट बनाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने क्या समझना है कि हर फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉक ऑफ असेट, मैं ब्लॉक ऑफ असेट को BOA लिख रहा हूं, ब्लॉक फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉक ऑफ असेट यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करेंगे आप? ये कैलकुलेशन करेंगे, ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2021 प्लस परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर, माइनस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, माइनस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटे आपके पास ये फिगर है, मतलब परचेज किया है तो सेल किया है, तो वो कर दो, सारे काम कर दो। उसके बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर ये बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, और साथ ही साथ असेट आपके ब्लॉक में है। मतलब क्या? सर समझाओ जरा। बेटे ये एक असेट है, यहां पे आपने 5 असेट खरीदे, और यहां पे आपने 2 असेट बेच दी। ठीक है ना, एक असेट ओपनिंग में था, 5 खरीदे, कितने हो गए? 6, बेचे कितने? 2, बचे कितने? 4। तो 4 असेट बचे हुए हैं, और उसके बाद यहां पे ये वाली वैल्यू किसी भी तरीके से पॉजिटिव आ रही है, 0 भी नहीं आ रही, नेगेटिव भी नहीं आ रही। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर असेट है और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। एग्जांपल सर फिगर से समझा दो। लो बेटे, ये 1 लाख, ये 5 लाख, ये 50,000। ठीक है, तो एक असेट जो ऑलरेडी पड़ा था वो 1 लाख का था, 5 असेट खरीदे 5 लाख के, 2 असेट बेच दिए, वैल्यू कम दी, 50,000 के बेच दिए, तो 6 लाख माइनस 50,000, 5 लाख 50,000। और क्या असेट बचे हुए? हाँ सर अभी तो 4 असेट बचे हुए, तो 4 असेट बचे हुए प्लस वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, तो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा जो भी रेट चल रहा हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 10% चल रहा है तो 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 55,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। दिस इज द थिंग।
ठीक है जी। तो मैंने आपको दूसरी बात समझा दी डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। क्लियर है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सर आपको एक बात बताएं, बताओ बेटे, जो ये एक असेट है ना, जो ओपनिंग वाला 1 लाख का असेट था, तो सर मैंने ना ओपनिंग वाला जो प्लांट था ना, एक प्लांट, वो 50,000 का बेच दिया, ठीक है ना, और एक 5 वाले में से मिल गया। यार छोड़ो यार, कंफ्यूजन छोड़ो, 5 जो नए लिए थे ना, उसमें से 2 बेच दिए 50,000 के। सर ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो उन पे तो लॉस हो गया सर। वो तो आपने लॉस तो वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे अकाउंट में करते हैं। नहीं बेटे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाख रुपए ओपनिंग थी, 5 लाख रुपए के परचेज किए, जो सेल कर दिए 50,000 के, वो कितने के खरीदे थे, कब खरीदे थे, कोई मतलब नहीं है। नाउ जो उनका लॉस है, एक तरह से वो अच्छे वाली मशीनरी का कॉस्ट बन गया, और वो यहाँ पे इंटैक्ट है, और उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे असेट बेचने पे आप ज्यादा दिक्कत मत मानिएगा, ठीक है ना, कि असेट बेचा तो उसके ऊपर लॉस हो गया, वो अलग से अकाउंट फॉर करना होता है ना। यहाँ पे ना ब्लॉक बन जाता है, मतलब एक तरह से ग्रुप बन जाता है, और उस पूरे ग्रुप की बैलेंस फिगर देखी जाती है। अगर वो पॉजिटिव आ रही है और उस बैग में, उस ग्रुप में असेट पड़े हैं, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब मेरी बात साथ साथ एक और समझिएगा, साथ साथ एक और समझ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कवर करता हूं। क्या है थर्ड पॉइंट आपका? थर्ड पॉइंट ये समझिएगा, मैंने आपको कहा कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एंड ब्लॉक ऑफ असेट में असेट है तो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मतलब क्या सर? मतलब बेटे ये समझो कि मेरे पास 10% वाली बिल्डिंग का डाटा मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। ओपनिंग थी ABC बिल्डिंग 10 लाख रुपए की, ठीक है, प्लस हम लोगों ने परचेज की PQR, बहुत ध्यान से सुनना, सेल कर रहा हूं, ये PQR की है परचेज 20 लाख के, सेल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 6 असेट है मेरे पास, अगर मैंने 5 भी सेल कर दिए, 5 सेल कर दी, कोई सी भी उठा के 5 सेल कर दी, और वो जो 5 सेल की हैं वो 25 लाख की सेल की है, तो 10 + 20 कितने हो गए? 30 - 25 कितने बचे? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए मतलब पॉजिटिव फिगर बची है, और यहां पे असेट भी है, यहां पे एक असेट भी बचा हुआ है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे आपको कह रहा हूं कि मैंने 6 के 6 असेट सेल कर दिए, ABC PQR, सारी की सारी 25 लाख रुपए में सेल कर दी। सर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या यहां पे असेट है? बेटे यहां पे असेट नहीं है, यहां पे असेट नहीं है, तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, नो डेप्रिसिएशन। और साथ ही साथ ये बात चली जाएगी कैपिटल गेन के चैप्टर में। कहां चली जाएगी? कैपिटल गेन के चैप्टर में, जो कि कहता है सेल कंसीडरेशन हो गई 25 लाख रुपए माइनस ब्लॉक ऑफ असेट की वैल्यू हो गई 30 लाख रुपए। तो ये जो 5 लाख रुपए आपके पास आए, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। समझ में आती है बात? क्लियर है? अब इसी का एक सेकंड एग्जांपल और देख लेना। फर्स्ट ये, सेकंड ये, जरा ध्यान से सुनो। सेकंड क्या कह रहा हूं कि ओपनिंग है, सेम लेता हूं ABC 10 लाख रुपए की, परचेज किया हम लोगों ने PQR 20 लाख रुपए का, लेकिन हम लोगों ने सेल कर दिए 6 के 6 असेट, या मैं कहता हूं केवल एक असेट, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक असेट, लेकिन जो सेल किया वो 32 लाख का कर दिया। अब एक बात बताओ, असेट है? हाँ सर, अभी तो असेट पड़े हुए हैं। कितने असेट पड़े हुए हैं? 5 असेट पड़े हुए हैं, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू तो सर नेगेटिव आ रही है, तो इस केस में भी नो डेप्रिसिएशन। और साथ ही साथ आप मूव हो जाएंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में, कैप गेन के चैप्टर में, और कैप गेन के चैप्टर में आप क्या कहेंगे? सर सेल कंसीडरेशन आ रही है मेरी 32 लाख, और माइनस ब्लॉक ऑफ असेट आ रहा है आपका 30 लाख, तो 2 लाख रुपीस की पॉजिटिव वैल्यू यहां पे आ रही है। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आई बात? तो बेटे ये मेरा तीसरा पॉइंट कवर हुआ, और अब मेरी फोर्थ बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। बेटे वैसे तो मैंने क्या कहा आपको, ओपनिंग लेना होता है और परचेजेस लेनी होती है, और माइनस कर देनी होती है सेल्स, ठीक है ना। तो ओपनिंग तो ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग तो क्या हुआ? ओपनिंग तो हुआ 1/4/2021 की वैल्यू। परचेजेस क्या? पूरे साल में
अप्रैल से लेकर मार्च तक जितने भी परचेजेस की वो सारी यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे ऐड होनी है। 1/4/2021 से लेकर 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक सारी परचेजेस लिखनी है। सारी परचेजेस आएंगी और सेल्स, वो भी सेल्स की फिगर 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो भी सेल की वो यहाँ पे आएगी। बेटे पहली बात तो ये समझना कि ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये जो ब्लॉक ऑफ असेट बनाते हैं, ये एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं। ये कभी भी साल के दौरान प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि जब भी साल के एंड में ही पता चलेगी कि पूरे साल की परचेज कितनी हुई और पूरे साल की सेल कितनी हुई। अब मैं क्या बताना चाहता हूं, वैसे तो सेल परचेज की डेट मैटर नहीं करती, लेकिन अब मेरा फोर्थ पॉइंट इसी के लिए है कि अगर कोई असेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, असेट परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, असेट परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अबे एंड की स्पेलिंग नहीं आती क्या, एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन देखो मैंने कलर चेंज किया, इन दैट प्रीवियस ईयर। तो उस पर्टिकुलर असेट पे जो ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, उसका 50% कर दिया जाएगा। जल्दी जल्दी मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने असेट कभी भी परचेज किया, मैंने 1 अप्रैल 2021 को असेट परचेज कर लिया, लेकिन उसे पुट टू यूज किया 15 अक्टूबर 2021 को, तो वो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के लिए हुआ है, तो उस पर्टिकुलर असेट पे डेप्रिसिएशन आधा चार्ज होगा। ध्यान से दोबारा मेरी एक बात सुनो, अलग बात बता रहा हूं। मैंने इस साल असेट परचेज किया 1/4/2021 को, लेकिन वो 15 अक्टूबर 2021 को पुट टू यूज नहीं किया, वो 15 अक्टूबर 2022 को पुट टू यूज किया। तो पहली बात, इस साल तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि पुट टू यूज ही नहीं हुआ। लेकिन अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 180 डेज वाले की वजह से 50% नहीं लगेगा, पूरा लगेगा, क्योंकि ये वाला क्लॉज कहता है जिस साल में असेट खरीदोगे उसी साल में अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ तब भी 50% होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आई। तो मेरी बात ऐसे समझो, एग्जाम्पल लेते हैं सर, ओपनिंग WDV, ठीक है, बिल्डिंग है 10% वाली, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, ओपनिंग WDV ABC कहाँ गई थी, ठीक है, 10 लाख रुपए की है और परचेज की हम लोगों ने बिल्डिंग PQR, ठीक है ना। ये परचेज की डेट दे देते हैं और पुट टू यूज की डेट दे देते हैं। तो ये एक 10 लाख की खरीदी थी, 15/4 को खरीदी थी और 15/4 को ही पुट टू यूज हुई। ये 20 लाख की खरीदी थी, 15/4 को खरीदी थी, 10 अक्टूबर को पुट टू यूज हुई, और उसके बाद 30 लाख रुपए की खरीदी थी, 15 अक्टूबर को खरीदी थी और 3 को पुट टू यूज हुई। ठीक है जी। तो टोटल परचेजेस कितनी है? 20 + 30 50 60 60 लाख रुपीस। सेल्स इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाना 70 लाख रुपए पे। बताओ जी बताओ, कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेटे? डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन लगाएंगे सर, पहले पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाली को अलग अलग लिख लो। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाली Q है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाली R है। तो इनको अलग निकाल के लेके आए, कितना आ गया? 50 लाख। 50 लाख का 10% का हाफ, और उसके बाद पुट टू यूज मोर देन और इक्वल टू 180 डेज में बैलेंस डालना। मेरी बात ध्यान से सुनो, बैलेंस डालना। 70 लाख टोटल, पुट टू यूज में कितना चला गया? 50। तो बचा कितना? 20 लाख का 10%, तो यहां पे आया 2.5 लाख, 2,50,000। यहां पे आया 2,50,000। जल्दी 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 सर, जल्दी करनी है रिवीजन, ठीक है। और 2 लाख यहां पे आ गया, तो टोटल 4.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा। मेरी बात होप सो समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलो जी, लेस देन 180 डेज वाली बात मेरी क्लियर हो गई। सर लेस देन 180 डेज का कुछ फंडा बता दो बेटे। बहुत अच्छा फंडा है। देखो, आपने अगर 3 अक्टूबर नहीं, अगर आपने 4 अक्टूबर 2021 को कोई मशीनरी खरीदी, मतलब हर एक पे लगता है 4 अक्टूबर 2021 को कोई असेट खरीदा, तो इसका निकाल लो।
4 अक्टूबर मतलब अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 3 दिन निकल गए, 28 दिन, ठीक है। नवंबर में 30 दिन, उसके बाद दिसंबर में 31 डेज, उसके बाद जनवरी में 31 डेज, उसके बाद फरवरी में, क्या फरवरी 2022 लीप ईयर है? नहीं, लीप ईयर नहीं है, 28 दिन। मार्च में 31 दिन, ठीक है ना। 1 2 10 11 11 और 8 19 19, 1 6 3 9 3 12 13 14 14 और 3 17 179 डेज। बस यही मेरे को प्रूव करना था। आप अपने नोट्स में, मैं तो क्लास में लिखवाता हूं, आप भी लिख लेना। अगर कोई असेट 4 अक्टूबर या उसके बाद पुट टू यूज हुआ है तो वो लेस देन 180 डेज यूज हो रहा है, और उस केस में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50% आएगा। चलो जी, मेरी बात क्लियर, मेरी बात क्लियर। तो मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट पकड़ा दिए, फटाफट मेरी बात सुन लो। एक पॉइंट और सुनो, फिर मैं नोट्स में पढ़ाता हूँ आपको। ये 4th पॉइंट हो गया ना, 5th पॉइंट सुनो। 5th पॉइंट, सेक्शन 43 पीजीबीपी में एक सेक्शन आता है 43, जिसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है जो कि सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी के चैप्टर के लिए है। वहां पे जो क्लॉज 1 है, वहां पे एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन दे रखी है, और वहां पे ये कहा है कि कोई असेट जो कि आपने खरीदा और उसके लिए आपने एक बंदे को एक दिन में एक पेमेंट या एक से ज्यादा पेमेंट अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और आईएमपीएस वगैरह के थ्रू नहीं दी, तो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट में कंसीडर नहीं होगा। सर रिपीट कर दो बेटे, 5 लाख रुपए का तुमने असेट खरीदा और तुमने इसके लिए 4 लाख रुपए की पेमेंट तो अकाउंट पे ही चेक से दे दी, और तुमने इसके लिए 1 लाख रुपए कैश में पे किए, तो ये जो कैश वाला पार्ट आपका है ये एक्चुअल कॉस्ट में कंसीडर ही नहीं होगा। और एक्चुअल कॉस्ट में कंसीडर नहीं होगा, इसका मतलब आप केवल 4 लाख का असेट रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4 लाख पे ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है जी, चलो डन है सर, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को नेक्स्ट पॉइंट कराना है एडिशनल डेप्रिसिएशन। इससे पहले मैं फटाफट पढ़ा देता हूं। पहला पॉइंट ब्लॉक ऑफ एसेट आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट मैंने बोला नहीं, समझ लो। 15 मार्च को अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी, उसके पैसे दे दिए, उसका पोजेशन ले लिया, बेनिफिशियल ओनर मैं कहना, मेरे को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, चाहे मेरे नाम पे रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई। चलो जी, टाटा बाय बाय। थर्ड पॉइंट के आगे लिख लेना 4 अक्टूबर, याद आ जाएगी मेरी बात। उसके बाद 4th पॉइंट कहता है, सर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो पुट टू यूज कब होंगे? जब आग लगेगी, तो पुट टू यूज तो होंगे ही नहीं वो, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो यहां पे उन्होंने कहा कि जो केप्ट रेडी फॉर यूज है उसको भी पुट टू यूज माना जाता है, एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 बहुत अच्छा पॉइंट है। कहते हैं कोई असेट पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा था, जैसे मेरी गाड़ी, अब मैं उसे बिजनेस में ले आया 2 साल बाद, तो जब 2 साल बाद मैं उसे बिजनेस में लेके आया तो 2 साल का नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके बिजनेस में जो बिजनेस में उस वैल्यू पे उस कार को लेके आऊंगा या पूरी वैल्यू पे। कहता है एक बिल्डिंग में, अगर बिल्डिंग आपकी पर्सनल है और उसे बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो उस केस में उसका नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बाकी कोई असेट में आपका नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 6 आपके मतलब का एज सच है नहीं कि डेप्रिसिएशन के रेट कहां दे रखे, ये कहां दे रखे, ये नॉलेज के लिए है, पढ़ाई के लिए अभी नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 मैंने आपको करा दिया कि अगर आपने कोई असेट खरीदा और उसकी पेमेंट अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई वगैरह से नहीं की, तो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है जी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे आ जाओ, और हमारे लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन केवल और केवल डब्ल्यूडीवी के हैं, एसएलएम के नहीं है। तो बिल्डिंग के ऊपर 3 डेप्रिसिएशन, मतलब बिल्डिंग 3 तरह की कंसीडर की है हम लोगों ने, और रेट 5%, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, और अगर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है तो 40% है, और उसके अलावा अदर्स वाली बिल्डिंग सारी 10%, मतलब ऑफिशियल बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, कोई सी भी बिल्डिंग हो गई, ऑफिस की, वो होटल की बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गई, वो बिल्डिंग हो गई, वो सारी 10% में आती है। सर बिजनेस करते हुए रेजिडेंशियल बिल्डिंग कैसे आएगी? बेटे बिजनेस करते हुए अगर आपने अपने स्टाफ के लिए क्वार्टर बनवा दिए, अपने बड़े बड़े इंप्लॉयज के लिए आपने उनके लिए फ्लैट्स खरीद दिए, तो उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि वो खरीदे तो कंपनी नहीं है ना, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। फर्नीचर फिटिंग के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन ब्लॉक 2 ये वाला और ये वाला कभी भी कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि सेम कैटेगरी प्लस सेम परसेंटेज।
सबसे ज़्यादा ब्लॉक है आपके प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी में ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ए पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास मोटर कार है, उसके बाद कॉमा, एनी मशीनरी नॉट कवर्ड फ्रॉम बी टू एच, कहता है कोई भी मशीनरी जो बी टू एच में कवर नहीं हुई वो यहाँ पे कवर होगी, और मोटर कार। तो यहाँ पे दो असेट है, मतलब यहाँ पे एक तो मोटर कार तो आएगी। मैंने बिजनेस के लिए इनोवा खरीदी, तो बिजनेस करने के लिए इनोवा खरीदी, तो वो कहाँ पे आएगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। किस रेट से चार्ज करूंगा, जो यहाँ पे लिखा है कितना, 15%। और कोई भी एसेट जो बी टू एच, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो बी टू एच में कवर नहीं हुई, जैसे यहाँ पे ना एसी कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो एसी कहाँ पे कवर हो जाएगा, ए वाले में कवर होएगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 15%। अच्छा, इसी के साथ ना डी पॉइंट और देखो, कहता है व्हीकल्स फॉर रनिंग देम ऑन हायर कॉमा मोल्ड्स, ठीक है ना। तो कहता है जो व्हीकल लोग किराए पे देते हैं, रनिंग देम ऑन हायर के लिए होता है, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन रेट आपको 30% देंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अपने बिजनेस के पर्पज से, आने जाने के पर्पज से इनोवा खरीद रखी है, तो उसके लिए मेरे को 15% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन एक टूर एंड ट्रैवल वाला है, उसकी गाड़ियां तो दिन रात चलती है, उस केस में उसको डेप्रिसिएशन उसकी गाड़ियों पे 30% का मिलेगा। डन। यहाँ पे पॉइंट, सर अगर आपने मोटर व्हीकल एक्वायर किया है 23/8/2019 से लेकर 31/3/2020 के बीच में, देन इन दैट केस आपको उस मोटर व्हीकल पे 30% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। और रनिंग ऑन हायर के लिए किया है तो 45% का मिलेगा। एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, थोड़ा सा उसमें जान फूकने के लिए, इन्होंने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन सबको ऑफर किया कि अगर आप बिजनेस में हैं, आपको मोटर कार खरीदने पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा, मोटर कार खरीद लो। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ऑयल वेल्स वगैरह पे आपको 15% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, ओशन गोइंग शिप्स के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आनी जानी है, 40% का ही डेप्रिसिएशन मिल रहा है सब पे। तो अब मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स एक्ट में है, दैट इज 40% ओनली। इंटेंजिबल असेट्स सबके ऊपर, चाहे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, गुडविल नहीं है, ठीक है ना। तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह पे, सब पे, इंटेंजिबल एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड दैट इज ओनली 25%, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा जी। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने आपको करा दिया और ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप कह रहे हो सर ये क्या आ गया, बेटे ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। जो मैंने आपको बताया ना कि असेट सेल किए और सारे के सारे असेट सेल कर दिए, WDV फिर भी बच रही है, तो आपका क्या होएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया। वो सारे केसेस यहाँ पे मैंने थ्योरी है, मतलब सेक्शन 50 में दिया हुआ है। आप बड़े बड़े टीचर्स और इवन हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी ये बात जो है कैपिटल गेन के चैप्टर में दी हुई है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, मैं इसको PGBP के साथ ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही टच आ रहा है उसका, यहीं पे तो ब्लॉक ऑफ एसेट की बात हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है SLM मेथड। SLM मेथड से भी पहले मैं आपको जो करा रहा हूँ वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन। आ जाओ जी, शुरू होते हैं। हाँ जी, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें तो सीधी सीधी बात, नो बकवास, कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी, आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, माइंडेड, कितने कैटेगरी ऑफ असेट्स है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इंटेंजिबल एसेट। हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने अगर खरीदी है, तो जिस साल में खरीदी, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस साल में आपने वो मशीनरी खरीदी है, केवल उस साल के लिए जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एक एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक एडिशनल बेनिफिट आपको, एक्सपेंस आपको और अलाउड किया जा रहा है। ठीक है ना। तो सेक्शन 32(1)(2)IA में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाता है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन समझ में आ गई बात, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक दो छोटी छोटी बात और समझो। जब बार बार मैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी कह रहा हूं तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, प्लस कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए जो ऑफिस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में लगे। मैंने अभी अभी आपको कहा था कि AC जो है वो भी प्लांट एंड मशीनरी में कंसिडर होता है, लेकिन AC फैक्ट्री में लगेगा तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन AC अगर MD के रूम में लगेगा तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फर्दर ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसका 100% ऑलरेडी खर्चा किसी भी सेक्शन में क्लेम हो रहा हो, इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी सेक्शन में क्लेम हो रहा हो, तो उस
प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने ऑलरेडी 100% खर्चा क्लेम करवा लिया तो एडिशनल 20% और थोड़ी ना देंगे, 120% थोड़ी ना देंगे। तो इसके ऊपर एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत ध्यान से सुन लेना। एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब क्या, न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर आप खरीदोगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो इसके ऊपर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन और मिलेगा। लेकिन ये जो एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन मिलता है ये ओनली इन फर्स्ट ईयर मिलता है, ओनली इन फर्स्ट ईयर, मतलब जब आप पुट टू यूज़ करते हैं पहली बार आपको मिलता है। अब इसके लिए एक जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या जो एडिशनल डेप्रिसिएशन, कोई मशीनरी खरीदी जिसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना है और वो वाली मशीनरी पुट टू यूज़ की लेस देन 180 डेज के लिए, क्या उसका भी हाफ हो जाएगा? एकदम सही पहचाने हैं बेटे, ठीक है। तो ओपनिंग WDV, मैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ तो 15% की बात कर लेता हूँ। ओपनिंग WDV आपकी 10 लाख है, ठीक है ना। कुछ आपने मशीनरीज परचेज की हैं, परचेज डेट, ठीक है। पुट टू यूज़ की बात कर लेते हैं, पुट टू यूज़ की डेट दे देता हूँ आपको। तो आपने एक पी क्यू और आर 3 मशीनरी खरीदी, 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख। नहीं, इसको राउंड फिगर में करते हैं जी, जिससे कि हमारा काम इजी रहे। मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना है, ये चीज़ें नहीं करनी। तो ये 15/4 को खरीदी और 15/4 को पुट टू यूज़ कर दी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। और एक ये खरीदी है, ये 15/4 को खरीदी और इसको हम लोगों ने 15/10 को पुट टू यूज़ किया, ठीक है जी। ये 20 लाख की कर देते हैं। अब हम लोगों ने टोटल 30 लाख रुपीज़ की मशीनरीज खरीदी है, टोटल 30 लाख रुपीज़ की मशीनरी खरीदी है। तो 40 लाख के ऊपर, क्योंकि सेल में अभी आपको दिखा नहीं रहा, तो 40 लाख के ऊपर अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो कैसे करेंगे? पहले आप अब एडिशनल डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और एक दिखाएंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और एडिशनल में भी एक दिखाएंगे पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज और पुट टू यूज़ मोर देन इक्वल टू 180 डेज। तो यहाँ पे आपकी ये क्यू वाली मशीनरी आएगी, 20 लाख के ऊपर आपका 20% का हाफ लगेगा। और अब ध्यान से सुनना, और अब ये जो पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज है, अब यहाँ पे बैलेंस नहीं लेना क्योंकि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन तो न्यू वाली पे मिलता है, तो ये वाली पे 10 लाख पे 20% मिलेगा। और उसके बाद नॉर्मल पे आते हैं, पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज, ठीक है ना, लेस देन 180 डेज, तो ये 20 लाख हो गई। और बाकी पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज, ये हो गई बैलेंस। तो 40 में से 20 गए, यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख। तो इसके ऊपर अगर 15% का हाफ, ठीक है, और इसके ऊपर डायरेक्टली 15%, तो ये हो गया बेटे 3 लाख रुपए, ये हो गया 3 लाख रुपए, और ये हो गया 1.5 लाख रुपए, ये हो गया 2 लाख रुपए, ये 4 लाख का आधा 2 लाख रुपए, ये भी हो गया। इस हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन पे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने रेगुलर क्लासरूम में, तो अब और इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। ये हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो कि वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एडिशनल डेप्रिसिएशन के नोट्स में, कि ये वाली जो मशीनरी है, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन तो इसमें मिलना था 20% का, जबकि इस साल में क्योंकि ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुई है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन क्लेम किया। तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जो होगा, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में आप इसका बचा हुआ 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये चेंज आया था जो कि इन्होंने डाल दिया था। जैसे ये थर्ड पॉइंट में आपको मिल जाएगा, बैलेंस 50% ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड शैल बी अलाउड अंडर दिस सबसेक्शन इमीडिएटली इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट। डन है जी, ठीक है। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट भी मेरा हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है जी, अब आपको एक बार बता देता हूँ, देखो मैंने यहाँ से आपके साथ शुरू किया था, तो मेरा अब एक SLM का पार्ट आपके साथ बचा हुआ है कि SLM डेप्रिसिएशन, SLM मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम होता है। तो SLM की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे असेट वाइज डेप्रिसिएशन क्लेम होता है, मतलब हर असेट का अलग डेप्रिसिएशन लगाना है। और SLM है तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, 1 लाख रुपए का असेट है, 10% का डेप्रिसिएशन लगना है तो 10,000 लगेगा, फिर 90,000 रह जाएगी वैल्यू, फिर 10,000 लगेगा, फिर 80,000 रह जाएगी वैल्यू, तो फिर 10,000 लगेगा,
लेकिन यहाँ पे भी एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी असेट वाइज तो डेप्रिसिएशन है कि हर असेट का अलग डेप्रिसिएशन लगाना है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ असेट नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे ये समझना है डेज वाइज यहाँ पे भी नहीं है, डेज वाइज यहाँ पे भी नहीं है जैसे अकाउंट में था। लेकिन एक बात जरूर कि अगर यहाँ पे भी असेट अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया, देन इन दैट केस उस असेट पे उस साल के लिए हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये आपने कभी भी खरीदी थी और ये प्रीवियस ईयर 21-22 में आपकी ओपनिंग WDV ये है, ठीक है, आपने कभी खरीदी थी। अब ये ओपनिंग WDV है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, इस साल में इस असेट को बेच रहे हैं क्योंकि अब आपके पास ब्लॉक ऑफ एसेट नहीं है, तो यहाँ पे जब बेच रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपको देखना पड़ेगा, लेकिन क्या उसके प्रोविजन दे रखे हैं, जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। फर्स्ट केस कि आपने इसे 45,000 का बेचा, दूसरा केस आपने इसे 92,000 का बेचा, और थर्ड केस में आपके सामने लिख रहा हूं कि आपने इसे 1,15,000 रुपए का बेचा, 1,15,000 का। तो अगर आप मेरी चीजें समझ रहे हो कि जब आपका फर्स्ट केस है कि आपने इसे कम का बेचा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 70,000 माइनस 45,000, ठीक है, ये कितना आ रहा है 25,000, ये 25,000 आपका बैलेंसिंग चार्ज PGBP में ही जिस साल में आपने असेट बेचा एज अ बैलेंसिंग चार्ज, ये डेप्रिसिएशन की तरह पूरा का पूरा क्लेम कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। तो ये 25,000 प्रीवियस ईयर 21-22 में ही पूरा का पूरा क्लेम हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने 92,000 का बेचा तो अब तो जितनी डेप्रिशिएटेड फिगर थी उससे ज़्यादा का बेच दिया, तो अब आपको फायदा हुआ है। तो 92,000 माइनस 70,000 जो WDV थी, ये 22,000 आपकी इनकम बनेगी और PGBP के हेड में टैक्सेबल होगी। ये कहां पे टैक्सेबल होगी? PGBP के हेड में टैक्सेबल होगी। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आपने 70,000 से ज्यादा बेचा और वो आपकी 1 लाख को भी ऊपर पार कर गया, 1 लाख से भी ऊपर चला गया, अब इसमें ध्यान से सुन लो, ये जो इसका डिफरेंस है, मतलब ये वाला डिफरेंस 1 लाख माइनस 70,000, ये 30,000 तो आपका PGBP की इनकम कहलाएगी, और 1,15,000 माइनस 1 लाख रुपीज, ये 15,000 नहीं आएगा, क्योंकि अगर असेट आपका 3 साल से पुराना है, आपको कैपिटल गेन के चैप्टर का आइडिया है, असेट आपको अगर 3 साल से पुराना है तो इस केस में आपका इंडेक्सेशन होएगा, और इंडेक्सेशन करके जो भी आपका आएगा वो LTCG होगा, और अगर शॉर्ट टर्म होगा, मतलब विद इन 3 ईयर्स में आपने सेल ऑफ कर दिया होगा, तो वो आपका शॉर्ट टर्म होगा और उसमें आपको इंडेक्सेशन नहीं करनी है। डन है जी। तो ये मैंने आपको SLM भी कंप्लीट करा दिया, मेरा यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन का ये पार्ट भी खत्म हो गया, और डेप्रिसिएशन का लास्ट पार्ट मेरा बचा है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो बेटे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन समझने में। सीधी ये बात समझिएगा, अकाउंट्स का जब P&L बनता है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपका GP आया है 10 लाख रुपए का, और अब आपने एक्सपेंसेस क्लेम करने, तो एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन मैं कहता हूं आपका आया है 8 लाख रुपीस का, तो और डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका 2,50,000 रुपीज का। तो आप इसे क्या कहेंगे कि आपका ग्रॉस लॉस है 50,000 का, ये बात समझ में आती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये था अकाउंट, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि लॉस आएगा, लेकिन अकाउंट टैक्सेशन वाले क्या कहते हैं कि आप सारे के सारे आपकी इनकम है, लेट से आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है, आप अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर लीजिए अदर देन डेप्रिसिएशन, लाइक कि अगर आपके अदर एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन को छोड़ के 7 लाख, तो ये आ गया 3 लाख, एंड दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ गया। अब कहता है अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ध्यान से सुनना, फर्स्ट केस ले रहा हूं कि आपका डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए का, तो आप यहां पे 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, एंड 1 लाख इज योर PGBP इनकम। समझ में आती है बात? मैं इसे रब करता हूं। दूसरा केस मैं ले रहा हूं, अगर आपका डेप्रिसिएशन है 3,25,000 का, नाउ यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ योर प्रॉफिट्स।
जितने आपके प्रॉफिट है आप केवल उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उससे फालतू डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो सर मैंने 3 लाख का डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर लिया, लेकिन एक्चुअल में मेरा डेप्रिसिएशन 25,000 का, 3,25,000 का था, तो ये 25,000 कहाँ गया बेटे? ये 25,000 कहलाता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो कि आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। बाद में कब क्लेम कर सकते हैं बेटे? इसी साल। अगर आपका इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस है तो उस बिजनेस की सारी इनकम एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच रहा है तो ये वाला डेप्रिसिएशन वहां पे क्लेम कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर फिर भी बच गया तो किसी भी और हेड से सेट ऑफ कर देना। उसके बाद तीसरी बात, अगर फिर भी बच गया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना और सबसे पहले इसी बिजनेस से ये डेप्रिसिएशन क्लेम करना। सर अगली बार जब नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो मतलब क्या पैटर्न क्या रहेगा कि पहले उस साल का डेप्रिसिएशन लेना है या कुछ और करना है? बेटे जब हम करंट ईयर की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्लेम करते हैं, और उसके बाद पिछले साल का कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा होता है तो वो क्लेम करते हैं। तो ये बेटे ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में, पढ़ लीजिएगा। मैंने इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन का पार्ट जो था कवर हो गया। इसके बाद एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ, ये डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कई बार क्या होता है, मैं चाय उगाता भी हूँ और चाय उसके बाद प्रोसेस करके वो जो मैन्युफैक्चर टी होती है वो भी बना के बेचता हूँ, दोनों ही काम मेरे। तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस भी हो गया और नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस भी हो गया, एग्रीकल्चर प्रोसेस भी हो गया और नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेस भी हो गया। तो अब मेरा जो पीएनएल बन रहा है वो कंबाइंड पीएनएल बन रहा है, क्योंकि मेरे पीएनएल में खाद का खर्चा भी होगा, ट्रैक्टर का खर्चा भी होगा, सॉइल टेस्टिंग का खर्चा भी होगा, उसके बाद फैक्ट्री का खर्चा भी होगा। तो जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज द कंपोजिट प्रॉफिट। तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके लिए ये रूल 7A 7B एंड 8 है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनी हुई है जहां पे मैंने काम क्या कहते हैं क्वेश्चन भी करा रखे। मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में, मतलब ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का आप बिजनेस कर रहे हैं, तो योर कंपोजिट जो नेट प्रॉफिट आया वो कंपोजिट है, उसको 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। रबड़ कॉफी बिजनेस में है तो यहाँ पे प्रोसेस ज्यादा होते हैं। ग्रोन एंड क्योर्ड का प्रोसेस किया है सिर्फ आपने, तो 25% एग्रीकल्चर, 75% एग्रीकल्चर सॉरी, एंड 25% नॉन एग्रीकल्चर। ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड ग्राउंडेड इन इंडिया, तो उस केस में 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। रबड़ बिजनेस में आप 65% एग्रीकल्चर एंड 35% नॉन एग्रीकल्चर। तो ये पॉइंट भी मेरा खत्म हो गया, छोटा सा था, मेरे को खत्म कराना था। अब मैं बात करता हूं आपके साथ रिसर्च एक्सपेंसेस की। तो रिसर्च के लिए बेटे मैं बहुत अच्छी फाउंडेशन बनाता हूँ। वहाँ पे मैं नोकिया का एग्जांपल लेता हूँ, सैमसंग का एग्जांपल लेता हूँ कि नोकिया ने इनोवेशन नहीं की, इस वजह से नोकिया फेल हो गया, उसने एंड्रॉयड लैपटॉप नहीं किया, वो विंडोज़ की तरफ चला गया था, ब्ला ब्ला ब्ला। अब रिसर्च हम दो तरीके से कर सकते हैं बेटे। रिसर्च होती है, एक होती है इन हाउस रिसर्च, इन हाउस रिसर्च कि हम अपनी रिसर्च खुद करेंगे। हमें डर है कि बाहर से कोई रिसर्च कराएंगे तो हमारी फॉर्मूला लीक ना हो जाए, हम अपनी रिसर्च खुद करेंगे जी, हम अपना काम खुद करेंगे। हम कंप्यूटर लाइन में हैं, हम सॉफ्टवेयर लाइन में हैं, तो हम अपनी रिसर्च खुद करेंगे। एक होता है कि हम डोनेशन दे दें टू आउटसाइड एजेंसी, डोनेशन टू आउटसाइड एजेंसीज। तो डोनेशन टू आउटसाइड एजेंसी बेटे, ये वाली डिडक्शन जब से मैं पढ़ रहा हूँ बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और जितनी आसान इस टाइम है इतनी आसान कभी नहीं है। डोनेशन टू आउटसाइड एजेंसीज, ठीक है, तो हम बाहर वाली एजेंसीज को डोनेट कर देते हैं और वो क्या कहते हैं उस जो हम लोगों ने उन्हें पेमेंट की उसके लिए हमें डिडक्शन मिलेगी। तो बेटे इन हाउस रिसर्च की अब इसमें भी दो लिंब बने हुए हैं। कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज दे रखी है सेक्शन 35 2AB में, ठीक है ना। स्पेसिफाइड कंपनीज कौन सी है? कोई नहीं है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सेप्ट दोज कंपनी विच प्रोड्यूस आर्टिकल मेंशन इन शेड्यूल 11। और वहाँ पे मतलब उल्टी सीधी चीज़ें, विस्की वगैरह वगैरह चीज़ें, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं, बाकी और कोई भी आप कंपनी है तो वो स्पेसिफाइड कंपनी में आएंगे, ठीक है। और
ऑल अदर एसेसीज, ऑल अदर, मैं गलत बोल दिया मैंने, देखो ऑल मैं लिख देता हूँ अब क्योंकि आप भी ऐसे ही पढ़ोगे, ऑल अदर एसेसीज, ये अदर काट रहा हूँ मैं वर्ड, अदर काट रहा हूँ, मतलब ऑल एसेसीज, यहाँ पे ऑल एसेसीज आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन हाउस रिसर्च करोगे तो आपके किस टाइप के खर्चे हो सकते हैं बेटे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इंडिविजुअल हो और आप अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हो तब भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो कहता है कि आप अपने खर्चों का 100% खर्चा अलाउड, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो तो रेवेन्यू का आप 100% खर्चा अलाउ करवा लेना हमसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह कैपिटल का भी 100% खर्चा अलाउड करवा लेना। अरे कितनी अच्छी बात है, मतलब क्या, मैं कंप्यूटर बनाता हूं और मैं कंप्यूटर्स की फील्ड में कुछ रिसर्च कर रहा हूं, उसके लिए मैंने एक कंप्यूटर लिया जी 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख रुपए का तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं, मेरे पास 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, फिर भी अगर मैं यहां पे ये कह रहा 100%, मतलब आज 10 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा, इसी साल में 10 लाख रुपए पूरा का पूरा पीएनएल में मार दो और आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट, यहाँ पे कहता है कि कैपिटल का सारा खर्चा अलाउड कर देंगे, कैपिटल का सारा खर्चा अलाउड कर देंगे एक्सेप्ट लैंड। मतलब क्या, इवन रिसर्च के पर्पज से आपने बिल्डिंग भी बनाई ना तो भी बिल्डिंग का भी खर्चा अलाउड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब ये जो बिल्डिंग वाले हैं, मतलब स्पेसिफाइड कंपनी बिल्डिंग की डिडक्शन नहीं ले पाएगी, नहीं बेटे, वो क्या करेगी, यहां से उठेगी और कहेगी ऑल अदर असेसी पे तो मैं भी कवर हूं, तो मैं यहां पे जाके ले लूंगी। तो इनको भी बिल्डिंग की डिडक्शन मिल जाती है। ये सर अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, पहले पता है क्या होता था, स्पेसिफाइड कंपनी को 200% की डिडक्शन मिलती थी और नॉर्मल एसेसरीज को 100% की मिलती थी। तो स्पेसिफाइड कंपनीज क्या करती थी कि जो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है वो खर्चा क्लेम नहीं कर पाती थी रिसर्च का, तो वो यहाँ पे आके 100% का ले लेती थी। लेकिन अब तो 100% ही कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात सोच के बताओ, जब मैं रिसर्च करता हूं, मैं बिजनेस आज शुरू कर रहा हूं, तो रिसर्च पहले करूंगा बाद में करूंगा, या जिस दिन बिजनेस शुरू कर रहा हूं उस दिन रिसर्च करूंगा? बेटे रिसर्च, हमें कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि बिजनेस शुरू होने से पहले रिसर्च होगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, तो वहां पे बंदा पहले रिसर्च करेगा, अपना सॉल्ट डेवलप कर लेगा, जब तो उसे बेचेगा, जब तो बिजनेस शुरू कर पाएगा। तो यहां पे एक बात और समझिएगा कि आपको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बात ना यहां पे लिखी हुई, यहां पे लिख रहा हूं ये बात, यहां पे नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आपके कैपिटल और रेवेन्यू कोई से भी खर्चे हैं जो बिजनेस विद इन 3 years, within 3 years from commencement of business, विद इन 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो खर्चे भी आपके अलाउड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पे कैपिटल, ये वाले कैपिटल तो सारे के सारे अलाउड है, कैपिटल तो सारे अलाउड है, लेकिन रेवेन्यू में यहां पे लिखा हुआ है केवल आपको 2 खर्चे अलाउड करेंगे, एक सैलरी ऑफ रिसर्च पर्सनल, एक सैलरी ऑफ रिसर्च पर्सनल, रिसर्च करने वाले लोगों को जो आपने सैलरी दी वो, और वो भी एक्सेप्ट पर्क्स, ठीक है। और दूसरा दे रखा है यहां पे मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल जो भी यूज होता है, जैसे केमिकल के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज होगा वो। तो ये बात, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मैंने बार बार आपको ये फोर्स कर रहा हूं कि ये चीजें मैंने इधर लिखी हैं, तो ऑल असेसीज के लिए ये बात लिखी हुई है। पहले क्या होता था, यहाँ पे जब 200% मिलती थी तो हम बच्चों को समझाते थे, हम स्टूडेंट्स को ये समझाया करता था मैं कि अब क्या जो स्पेसिफाइड कंपनीज हैं कि उनको पिछले 3 साल का खर्चा अलाउ नहीं होगा, नहीं, उनको भी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफाइड कंपनीज भी अल्टीमेटली यहाँ पे आके तो कवर हो ही जाती है ना, तो उनको भी पिछले 3 साल का खर्चा अलाउड हो जाएगा। ये मैंने बात कर दी। उसके बाद डोनेशन पहले अलग अलग परसेंटेज हुआ करती थी और 4 अलग अलग लोगों को दिया जाती थी, अब ये सबके लिए 100% हो गया है, तो इसमें एज सच मेरे को कुछ ज़्यादा करने का है नहीं। यहाँ पे है कॉलेज यूनिवर्सिटी एसोसिएशंस को अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए देंगे तो डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ दे रखा है कॉलेज यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के लिए को हम सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए अगर हम
पेमेंट करेंगे तो हमें डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई इंडिया में कंपनी रजिस्टर हुई है, कोई इंडियन कंपनी है जिसका मेन ऑब्जेक्ट ही साइंटिफिक रिसर्च का है, माइंडेड यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च लिखा हुआ है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट ही साइंटिफिक रिसर्च का है, तो उसको डोनेशन देंगे तो डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे है IIT, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन वगैरह। तो ये आप मेरे इस चार्ट से कवर कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। उसके अलावा मेरे को 1 घंटे में आज टारगेट पूरा करना है इसका, ठीक है। कोशिश तो यही रहेगी, और एक आध कोई अच्छी चीज़ हो तो आपको बता दूँ। इसके अलावा ये समझिएगा कि मैंने एक असेट खरीदा था, लेट्स से ये 21, 22 है, ये 20 है, ये 19 है और ये 18 है। मैंने एक असेट खरीदा था रिसर्च के पर्पस से, ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस से असेट खरीदा था, और यहाँ पे 100% मेरे को डिडक्शन उस चीज़ की क्लेम हो गई थी। यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर में आके 15 जून 2021 को ये असेट 10 लाख रुपए का था, और इसकी आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर ली थी, ठीक है। 15/6/21 को ये असेट सीज टू यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब ये साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से यूज होना बंद हो गया। लेट्स से ये कंप्यूटर है, ठीक है। नाउ आई हैव 2 ऑप्शन ऑन 15/6/2021 whether I can sell it out, sold it without using in business, ठीक है। दूसरा है यूज इट इन बिजनेस एंड देन सोल्ड। पहले हम लोगों ने इसे बिजनेस में से यूज किया, फिर बेच दिया। तो अगर ये असेट आपने 10 लाख रुपए का जो लिया था उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली, और अब आप 15/6 को बेच देते हैं, तो अगेन ऑप्शन क्या है, या तो आप अप टू 10 लाख रुपीज का कहीं पे भी बेचेंगे, या फिर आप मोर देन 10 लाख का बेचेंगे, ठीक है। अगर आपने अप टू 10 लाख रुपीज का बेचा तो ये PGBP में आपकी इनकम काउंट होगी, PGBP में आपने इनकम कंसिडर करनी है। और अगर आपने मोर देन 10 लाख रुपीज का बेचा, देन इन दैट केस 10 लाख रुपीज तो आपकी PGBP की इनकम मानी जाएगी, और मोर देन 10 लाख जो भी आपने रिकवर किया, वो आपकी कैप गेन में जाएगा। और अगेन कैप गेन में अगर 3 साल से पुराना असेट है तो उसको इंडेक्स करके उसका कैपिटल गेन निकालेंगे लॉन्ग टर्म, और अगर विद इन 3 ईयर्स बेच दिया है तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बिजनेस में आपने यूज किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कंप्यूटर का, तो अगर आपकी ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2021 है 10 लाख की, ऑलरेडी जो कंप्यूटर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ऐड परचेजेस करते हैं हम, तो परचेजेस में आपने कोई नया कंप्यूटर नहीं लिया, तो ये वाला जो कंप्यूटर है, क्या आप यहाँ पे 10 लाख रुपीज का ऐड करेंगे? आप उसे नील वैल्यू पे यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसका सारा का सारा 100% का खर्चा क्लेम कर लिया है। और माइनस करेंगे सेल्स, क्योंकि अब आपने ये ब्लॉक का पार्ट बना लिया है। तो अगर ये वाला कंप्यूटर अब आपने 2 लाख रुपए का भी बेचा तो ब्लॉक से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, और 8 लाख रुपीज पे आप डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो ये मेरा काम था, सारा का सारा मैंने कवर कर लिया है जी सर। तो ये मेरा पूरा का पूरा, आप साइंटिफिक रिसर्च का ये वाला ऊपर वाला पार्ट भी देख लीजिएगा, जो असेट ट्रांसफ़र वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं, ये सब कुछ मैंने कर लिया आपके साथ, ठीक है। एक डिडक्शन और कर लेता हूँ स्पेशल वाली आपके साथ। ये देखिएगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटे अकाउंट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अब ऐसे होने लगे हैं कि वो सारा का सारा जिस साल में आपका बिजनेस शुरू हुआ वहाँ पे खर्चा क्लेम कर लीजिएगा, लेकिन इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, कितनी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम करेंगे। लेकिन अब जरा समझिएगा, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस केवल और केवल इंडियन कंपनी को या फिर रेजिडेंट इंडियन को अलाउड होते हैं। मतलब क्या, कोई इंडिविजुअल है बेटे, अब इनकम टैक्स में तो हम लोग, सॉरी अकाउंट में तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो केवल और केवल किसको अलाउ होते हैं, इंडिविजुअल वो कंपनी को अलाउड होते हैं जब हम पढ़ते हैं अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हर एसएससी को, जो रेजिडेंट एसएससी है उसको ये अलाउ हो जाते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कब किए जाते हैं, बिजनेस शुरू होने से पहले। लेकिन इनकम टैक्स वाले बहुत अच्छे हैं कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए भी अलाउड है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट वालों के हिसाब से इन 7 खर्चों के लिए होने चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, लीगल चार्जेस, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एमओए एओए की प्रिंटिंग के लिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। अब ये 7 खर्चों के लिए आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं। सर 7 खर्चों के लिए मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर दिए 10 लाख रुपीस, क्या मेरे को खर्चा अलाउड हो जाएगा? नहीं बेटे, इसके ऊपर एक लिमिट लगी हुई है कि ये जो 10 लाख रुपए आपने खर्च किए ये मैक्सिमम इस लिमिट तक ही आपको अलाउड हो सकते हैं। कितने? एक्चुअल एक्सपेंसेस अप टू द 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है ना, in case of non-corporate assessee, in case of non-corporate assessee, and if it is a company assessee then actual expenses or up to the 5% of the cost of project or capital employed whichever is higher। 5% किसका निकाल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाल लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है आपकी 10 लाख रुपए की, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 12 लाख रुपए की, तो 12 लाख का विचेवर, 12 लाख और 10 लाख विचेवर हायर कितना हुआ, 12 लाख, उसका 5%, तो 12 लाख का 5% निकालेंगे आप, जो कि आ रहा है आपका 60,000। तो ये 7 खर्चे जितने भी आपने किए मैक्सिमम कितने अलाउड होंगे, 60,000 तक अलाउड होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेना है या कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, वो कब का लेना है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये तो हम जानते हैं भैया, आप क्या बताओगे, हम अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये आप अकाउंट वाले नहीं जानते होंगे, ठीक है। डिडक्शन कितनी मिलेगी, पहली बात तो डिडक्शन मिलनी कितनी है, 10 लाख रुपए की मिलनी है, नहीं सर कितने की मिलनी है, 10 लाख रुपए मैक्सिमम टू 60,000, तो 60,000 की मिलेगी एंड दैट 60,000 कैन बी क्लेम्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो आप 12,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम, वो इस का खर्चा क्लेम कर सकते हैं। मैं कोई एसएससी हूं और मैं अपने एम्प्लॉयज को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में पैसे दे रहा हूं, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में बहुत सारे पैसे इकट्ठे देने पड़ते हैं, तो क्या वो खर्चा मेरे को अलाउड हो जाएगा, सेक्शन 35 DDA वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। वेयर एन एसएससी, विच एसएससी, कोई भी, ठीक है ना, इनकस एनी एक्सपेंडिचर इन एनी प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ एनी सम टू एन एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वो खर्चा अलाउड हो जाएगा, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको वो खर्चा अलाउड होगा और इस खर्चे की डिडक्शन आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगी। तो आज का मेरा काम खत्म हो गया, 2 क्लासेस हो गई हैं, 2 दिन में ये इतना पार्ट हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। थैंक यू फ्रेंड्स।